नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की, बजट सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की। आर्थिक सर्वेक्षण पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की। आर्थिक सर्वेक्षण पूरे वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियों पर केंद्रित एक गहन अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट होता है। वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की अर्थव्यवस्था को स्वदेशी से आगे बढ़कर रणनीतिक अनिवार्यता की ओर ले जाने की रूपरेखा को दर्शाता है। साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है। इस बीच बजट सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट सत्र को महत्वपूर्ण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की करेंगे और बात आर्थिक सर्वेक्षण की। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा सांसद बलभद्र मांझी जी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बलभद्र मांझी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा जी से। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। इस मुद्दे पर चर्चा करें और आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं को हम समझें। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट सत्र के मौके पर अपने संदेश में क्या कहा। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। जाहिर सी बात है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था की, सरकार की नीतिगत योजनाओं की एक तस्वीर दिखाती है देश को। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। India is an indeed oasis of macro stability in otherwise a turbulent world. Numbers speak for themselves. Our GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4 from MOSPI. And the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, our India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. And if you look at the last few years in comparison to pre-COVID average, real GDP growth pre-COVID was 6.4%. And in FY25 was 6.5, and this year, as I said, MOSPI is predicting 7.4. Private final consumption expenditure growth is 7% for this year, on top of 7.2 last year. And in real terms, gross fixed capital formation is going to be a lot better
than FY25 and definitely much better than the banking and corporate balance sheet crisis-ridden 2012-2020 period when it grew only 6.3% on average per annum. Moving on from GDP and inflation to public finances, in 21-22 the government said we would bring down the COVID year fiscal deficit to less than half, and we are about to deliver on that this year with an estimated 4.4% of GDP as a union government fiscal deficit. जाहिर तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है। जाहिर तौर पर हर कोई ये जानना चाहेगा कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, जो देश की नीतियां हैं उनकी दशा दिशा क्या है। बलभद्र माझी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था की एक तरह से तस्वीर होता है। क्या तस्वीर है, क्या कह रही है ये तस्वीर? देखिए, विशेष करके हम अगर कहेंगे तो ये वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण का पेश किए हैं, तो उसमें जो भी पढ़ना चाहेंगे, इसमें 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में 2014 से प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री है देश के सेवाभार संभाले, तब से लेके अब तक, और उसके पिछले सरकारों ने पिछले साल में जो भी स्थिति हर सेक्टर में रहा है उसका एक लेखा जोखा दिया है। तो उसमें 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी मोदी जी होने के बाद हर सेक्टर में जिस तरह से भारत की अभिवृद्धि हुई है, तो वो काफ़ी सराहनीय है। उसमें फैक्ट एंड फिगर में भी है, कहने के लिए भी है, देखने के लिए हो, अब ग्रामीण स्तर में या ज़मीनी स्तर पर देख भी सकते हैं जी। तो हर सेक्टर वाइज अगर कहेंगे तो जैसे रोड सेक्टर में कहेंगे, रोड सेक्टर में इतने अगर नेशनल हाईवे का ही बात करेंगे तो 2014 पहले करीब 90,000 किलोमीटर के आसपास था, अभी 1,46,000 किलोमीटर को बढ़ गया है। तो 60% की वृद्धि रोड में, नेशनल हाईवे में ही। वैसे हाई स्पीड रोड में जो 150 किलोमीटर के स्पीड के आसपास चलती है, जिसको हम भारतमाला कहते हैं, मेरे यहाँ भी एक रोड बन रही है रायपुर से विशाखापट्टनम, जो 535 किलोमीटर की रोड है, घट के 464 किलोमीटर का हो जाएगा। ट्रैवलिंग स्पीड, उसके जाने के लिए समय जो 13 घंटा लग रहा है आज के दिन में, वो 6 घंटा आ जाएगा। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहें, इकोनॉमी में कहें, हेल्थ सेक्टर में कहें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अलग से एक चैप्टर रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहें, डिफेंस में कहें, हर सेक्टर में जिस ढंग से मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अभिवृद्धि हुआ है, तो इसका एक विस्तृत और बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत सुंदर ढंग से इसको पेश किया गया है। तो जो भी देखेंगे इसको सरकार का उपलब्धि को सराहना करेंगे। इसके साथ ही आगे का रोड मैप भी दिया है कि आगे हम आने वाला दिन में, आने वाला साल में क्या करने जा रहे हैं। तो ये सर्वेक्षण में जैसे और अभी देखिए, जैसे ग्रोथ रेट, ये बीते दिन में भी मीडिया में आ रहा है, प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोले हैं, जीडीपी का जो ग्रोथ है, अभी भी लगातार भारतवर्ष का जीडीपी का ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा है। इस साल भी, बीते साल भी जितना भी एस्टिमेट होता है उससे ज़्यादा रहा है। बिल्कुल बलभद्र माझी जी, विकास दर का जो अनुमान होता है, जाहिर तौर पर वो देश की विकास, अगर हम समग्र विकास की बात करें, देश के चहुमुखी विकास की बात की जाए, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग सेक्टर को लेकर हैं, और ये दिखाने की कोशिश की है सरकार ने कि चौतरफा विकास देश में हुआ है। मैं शिशिर जी आपसे जानना चाहूँगा, खासतौर से जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है वो देश की क्या तस्वीर पेश करता है, और साथ ही विकास दर का जो अनुमान है इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। अगर आपने अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुने होंगे, उसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया कि ओएसिस का मतलब है कि मरुद्यान। आज जब जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां हैं, वहां पर यदि हम 6.8 से 7.2% के बीच के विकास दर की बात कर रहे हैं 2026-27 में, और 2025-26 में अगर 7.4%, जिसमें और बढ़ोतरी होने का भी अनुमान है, तो ये एक बहुत ही अच्छी विकास दर की तस्वीर है। और एक और बात उन्होंने कही कि अगर हम विनिर्माण के क्षेत्र में
जो नीतियां हैं उनके ऊपर हम अमल करें, कुछ और जो नीतिगत फैसले हैं उनमें तेजी लाएं, तो हमारी विकास दर 7.5% तक जा सकती है। जी ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे यहाँ विकास की जो गति है वो किस तरीके से तेज चल रही है, और आगे भी उम्मीद है कि हम ये रफ्तार बनाए रखेंगे। जी जी बिल्कुल मनोज जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं इस मुद्दे को, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण की जब हम बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पे वैश्विक चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने हैं, और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलापन जो दिखाया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, इस बार बहुत क्लियर किया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में 25-26 के। अभी तक ये होता था, इधर थोड़ा कम बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात ज्यादा बताते थे, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी यहां पर रेखांकित किया गया है। खास तौर पर क्या जियोपॉलिटिक्स का क्या सिनेरियो होने वाला है, तो उससे भी निकल के आता है कि बहुत ब्राइट सिनेरियो अगले कुछ वर्षों तक नहीं है। फिर उनकी आर्थिक स्थितियों की बात आती है तो वो भी लगता है कि वहां पर भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेड या यूं कह लीजिए अनप्रेजेंट सिचुएशन बनती हुई दिखाई पड़ती है। अब भारत इन सब को फैक्टर इन कर रहा है, इनको समझते हुए अपनी रणनीति को, यूं तो हम कह सकते हैं 14 से लगातार इस ओर काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आज सर्वेक्षण में है कि जो आज की क्राइसिस है वो इमीडिएट क्राइसिस नहीं है, पिछले 2 दशकों की ग्लोबल क्राइसिस का ये दुष्परिणाम आज सामने खुल करके आ रहा है। अब भारत अपने को कैसे आगे बढ़ा रहा है, अब इसमें ध्यान देने की बात है। एक जो महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत जिसको कहते हैं कि बीच में कहते हुए निकल गए, और उस पर हम लोग बड़ा करीने से बात कर रहे हैं कि हम अपने यहां उत्पादन लागत को कैसे घटाएं। देखिए, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, हम समावेशी विकास से बहुत आगे प्रगति कर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, लेकिन अब हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ हम ग्लोबल एडवांटेज वाली सिचुएशन पर अपने को रखना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? उत्पादन लागत को घटाना होगा। विशेष रूप से आप देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें अपनी उत्पादन लागत को घटाना है। अब उन उत्पादन लागत को घटाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? पहला आप देखिए तो इसमें क्या किया गया है कि टैक्स रिफॉर्म मेजर किए गए हैं, जिससे कि उनका उत्पादन लागत घटता है और ग्लोबल एडवांटेज की सिचुएशन आता है। और इसी का परिणाम है कि यूरोपियन यूनियन ने कल ही इतना बड़ा एग्रीमेंट हमसे साइन किया है, ट्रेड डील साइन किया है, और इसने दुनिया की महाशक्तियों को कहीं ना कहीं पुनर्विचार अपने रणनीतियों में करने पर विवश किया है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो नए सेक्टर को ला करके भारत को और बड़े कलेवर के साथ आगे बढ़ाते, एआई का चैप्टर शामिल करना, मुझे लगता है ये इस इकोनॉमिक सर्वे का भी अपना एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड है कि हम आज जो है ग्लोबल एडवांटेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से जो इस आर्थिक सर्वेक्षण का कलेवर है, मुझे लगता है बजट को उसी क्रम में और थोड़ा प्रोजेक्ट करते हुए हम लोग देखेंगे तो बहुत कुछ समझने को शायद हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि बजट अभी 3 दिन बाद है। और इस बीच अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक हब बनेगा। दूसरा, हम क्या करना चाहते हैं कि हम अपने नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए जो सेक्टर्स इमर्ज करने हैं, एआई तो है ही है, उसके अलावा अगर 2014 के बजट से अब तक ये 13वां बजट है मोदी सरकार का, निर्मला सीतारमण जी का 9वां बजट है जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो आप पाएंगे कि हर बजट में 2-3 बड़े क्षेत्र ऐसे जो है सृजित किए जाते हैं, पोषित किए जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था को सामान्य गति से जो बढ़ता है उससे आगे ले जाते हैं। और यहीं पर जो पश्चिमी इंस्टीट्यूशन से, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे और रेटिंग एजेंसीज हो, वो हमको समझने में चूक कर जाते हैं और यही कारण उनको साल में 3 रिवीजन। बिल्कुल, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन है वही दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था की शक्ति बन रहा है। बलभद्र माझी जी, अगर मैं बात करूं आर्थिक सर्वेक्षण की, जिसमें जो लचीलापन की बात कही गई है, जो दर्शाया गया है, उसका कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बीच लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को हुआ है? नहीं, देखिए, ये लचीलापन का कारण ही है कि जैसे कोरोना पैंडेमिक के बाद कई सारे देशों का अर्थनीति बिगड़ गया। उसके बावजूद पैंडेमिक जितने भी आप सेक्टर देखेंगे, जितने भी मापदंड अर्थनीतिक डेवलपमेंट का, आर्थिक अभिवृद्धि का देखते हैं,
तो भारत हर क्षेत्र में और देशों से आगे ही है। उसका मेन कारण है कि हमारा लचीलापन का व्यवस्था कि ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम लोग हर किसी से, हर देश से, हर सेक्टर से कोई रिजिड नहीं कि हम इससे ही बात करना है, उससे ही बिजनेस करना है, या इस सेक्टर को ही देखना है, उस सेक्टर को देखना है। हर सेक्टर में मोदी जी ने इतना फ्लेक्सिबिलिटी लाया है, तो उसी का परिणाम है कि आज FTA संभव हो पाया, जो बीते 20 साल से चल रहा था, बातचीत चल रहा था, और इतने बारीकी से, इतने साइलेंटली इसका काम किए कि जैसे आपके मीडिया के थ्रू से ही आखिरी दिन तक FTA साइन होने के पहले भी ये बात चल रहा था कि ये तो बातचीत कुछ हो सकता है फाइनल हो जाएगा, हो सकता है एग्रीमेंट साइन ना हो, एग्रीमेंट होने में, और हो सकता है लो 6-7 महीना लगे, पर अब देखे उसी दिन ही एग्रीमेंट सारे साइन हो गए। तो ये दर्शाता है कि मोदी जी डिप्लोमेसी से लेके, फिनांस मिनिस्टर से लेके, एक्सटर्नल मिनिस्टर से लेके, हर किसी मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, वो सभी को, वो सभी सेक्टर को, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, इनसे, इन्वेस्टर से, फॉरेन इन्वेस्टर से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, हर क्षेत्र को इतने मतलब खुद ध्यान दे रहे हैं। और ये जो कि किसी से मतलब रिजिड नहीं होना है जी, पर कहीं ज़रूरत पड़े तो फ्लेक्सिबल तो रहना है, पर अड़े भी रहना है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब नहीं कि मतलब एकदम कड़क रहना है जी, अड़े रहना है। जैसे रसिया वाला पेट्रोलियम का बात बहुत चला, अभी भी चल रहा है। वो अमेरिका ने काफ़ी कोशिश किया कि रसिया का पेट्रोलियम मत लाओ, पर जहाँ हमारा स्वार्थ का बात है, जहाँ हमारा अभिवृद्धि का बात है, तो वहाँ पे अड़ रहे हो। आज के दिन में इन्फ्लेशन अगर कम है, 1.7% में है, उसका ज़्यादातर क्रेडिट जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को, पेट्रोलियम को, क्योंकि पेट्रोलियम दोनों मिला के करीब 50% से ऊपर इन्फ्लेशन का इसमें योगदान रहता है। अब इतने लोएस्ट रेट पे 1.7% इन्फ्लेशन में है, तो ये भी एक कारण है। तो लचीला के साथ एक दृढ़ नेतृत्व ये भी दर्शाता है। तो ये हर दिशा में भारत के नेतृत्व, लीडरशिप, उनका सोच, क्लैरिटी, ये ही आगे देश को लेके जा रहा है। साथ में जितने टीम है, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम में, मोदी जी के टीम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। हर दिशा में, जिसको भी जो ड्यूटी दिया गया, जो काम दिया गया, बड़े बारीकी से, ईमानदारी से और दिन रात काम कर रहे हैं, उसका परिणाम है। जाहिर सी बात है, बात चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक स्थिति की हो या वैश्विक स्थिति की, उसमें भारत ने रणनीति इस प्रकार की अपनाई है, या लचीलापन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि भारत के हित कैसे पूरे हों, भारत के व्यापारी को, उद्योग जगत को कैसे फायदा हो, कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़े, इस तरह की जो सरकार ने नीतियां बनाई, उसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ, और वही दर्शाया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। लेकिन शिशिर जी, एक बड़ा मुद्दा, अगर मैं कहूं आर्थिक सर्वेक्षण का जो केंद्रीय विषय है, वो स्वदेशी से रणनीतिक अनिवार्यता की ओर बढ़ना, इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका? देखिए, इसमें संदेश बिल्कुल साफ है। दरअसल आत्मनिर्भरता को लेकर के बहुत सारे कहते हैं ना कि बहुत सारे भ्रम बन गए। आत्मनिर्भरता को लेकर के कहा गया कि हमें बाहर से बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, हमें स्वदेशी अपनाना है। तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, ये दो ऐसे शब्द थे जिसको लेकर के भ्रम की स्थिति बनी। जबकि आर्थिक शब्दावली में इसका मतलब ये निकाला गया कि जहां पे हमारी जरूरत है तकनीक की, कच्चे सामान की, क्या हम वहां किसी और देश से मंगवाते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम यहां से तैयार माल ज्यादा भेजें, बजाय कि हम कहीं और से तैयार माल मंगवाएं। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का मूल मकसद था। इसी को आधार बना करके जो हम रणनीतिक तौर पर मजबूत करने की बात है, हम किस तरीके से अपनी नीतियों को और बेहतर बना सकते हैं, जो आधार हमारे पास तैयार हो गया है। अब देखिए, मोबाइल हैंडसेट के मामले में हम दुनिया को आपूर्ति कर रहे हैं, गाड़ियों की बात करें हम दुनिया को आपूर्ति कर रहे हैं, दवाओं की बात करें हम दुनिया को आपूर्ति कर रहे हैं। वहां पर घरेलू बाजार में जो उपलब्धता है वो तो सुनिश्चित कर रहे हैं, विश्व के बाजार की भी जो जरूरतें हैं उसको भी पूरी कर रहे हैं। तो ये जो एक सोच है, उस सोच का आधार भले स्वदेशी और आत्मनिर्भरता हो, लेकिन स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर ले, लेकिन वहां पर हमें अपने घरेलू उद्योगों के हितों की
कैसे रक्षा करनी है, वहां पर किस तरीके से घरेलू उद्योगों को बड़े बाजार में पैठ बनाने में मदद करनी है, उत्पादन की लागत में कमी करनी है, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने और फैक्ट्री से कच्चा माल बाजार तक पहुंचाना, उसकी लागत में कैसे कमी करनी है। ये सारे तथ्य हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक अच्छी बात ये हुई है कि जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें काफी कमी आई है, इसका फायदा हमारी जो उत्पादन लागत है उसको मिलेगा। तो ये जो पूरी सोच है, इसके केंद्र बिंदु में भले ही आप ये दो शब्द देख रहे हैं, लेकिन मूल मकसद ये है कि घरेलू बाजार और दुनिया के बाजार में सस्ता लेकिन गुणवत्ता का सामान हम कैसे मुहैया कराएं। जी बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण सामान कैसे उपलब्ध कराएं, दुनिया के बाजार में एक महत्वपूर्ण पहलू इसका भी उभर कर सामने आया है। लेकिन मनोज जी, एक बड़ा मुद्दा जो सरकार के सामने रहा है, देश के सामने रहा है, राजकोषीय घाटे का। और अगर मैं इस आर्थिक सर्वेक्षण की बात करूं, इसमें माना ये गया है, ये कहा गया है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर लिया गया है, इसमें सफलता प्राप्त की है। हालांकि उसका जो अनुपात है वो शायद बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संकेत है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, इसको आपको व्यापकता में समझना होगा, और खास तौर पर कोविड काल से जो फिस्कल पॉलिसी चल रही, वित्तीय रणनीति चल रही है, उसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, चाहे हम एकदम जिसको सीरियस सिचुएशन 2000 में या 2020 या 21 में हम कोविड से जूझ रहे थे बुरी तरह से, उस समय भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया था। और वही चीज आज भी जो निकल करके आ रही है कि जब हम टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, टैक्स दरों को घटा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, टैक्स का जो हमारा लचीलापन है, जो बायंसी जिसको कहते हैं, उसको और स्ट्रांग करते हुए हम मोबिलाइजेशन को स्थिर रखे हुए या बढ़ा ले रहे हैं। और उसका दूसरी तरफ लाभ कहां आ रहा है, ये बड़ा व्यापक इसका चूंकि असर होता है, तो इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आता है इस प्रकार से कि कैसे हम जो है, हम वित्तीय घाटे को कम रखें, टैक्स रेट को कम रखें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेटवर्क में शामिल करें। फिर हम कैपिटल अकाउंट को कैसे स्ट्रांग करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको सृजित करना है, एआई जैसों को हमें बढ़ाना है, या नए क्षेत्रों को सृजित करना है, या हमको नए लोगों को, मिडिल क्लास को पोषित करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक तरफ और टैक्स की हानि हम करने जा रहे हैं। जो हमारा एफटीए कल हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, आप पाएंगे कि हमारा जो टैक्स हमने घटाया अपने यहां है, तो उससे हमारा राजस्व घटेगा, लेकिन नहीं, हम उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि पब्लिक वेलफेयर बढ़ा करके वहां पर एक नए तरह का मांग को सृजित करना, उत्पादन को पोषित करते हुए और आगे बढ़ाना। तो ये जो व्यापकता में नेटवर्किंग है, या कह लीजिए कि एक दूसरे को सहयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ये अगर देखते हैं कि हम उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि सामान्य तौर को लगता है कि हमने फिजिकल डेफिसिट को कम कर लिया, राजस्व घाटे ने वित्तीय घाटे को हमने कम कर लिया, तो राजस्व घाटे को भी कम करना उद्देश्य है उससे फिजिकल पॉलिसी में आप देखें। तो ये सारी चीजें जो लचीलापन आपने शुरू से इस्तेमाल किया, उस लचीलेपन का फायदा जो वित्तीय जगत है, वित्तीय रणनीति है, वहां पर भी हम उठा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि 22 सितंबर 2025 से घटी हुई जीएसटी दरें लागू होती हैं और पब्लिक डिमांड एकदम से बढ़ता है जी। अमेरिका का जो टैरिफ होता है, हम उस टैरिफ से भी लड़ने में सफल होते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो पहले 9 महीने में भी, चूंकि 9 ही महीने कंप्लीट हुए हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो हमारा ग्रोथ रेट जो एक्सपोर्ट का है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो सारी रणनीति है, सब एक दूसरे से व्यापक रूप से जुड़ी हुई है। और फिर वही बात में आता हूं जिसको शिशिर जी भी आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये कि हम उत्पादन लागत को कैसे घटा सकते हैं और कैसे घरेलू मांग के साथ साथ हम वैश्विक स्तर पर अपनी मांग को और सृजित कर सकते हैं। तो यही तो हमारा बात है, वोकल फॉर लोकल फॉर ग्लोबल। और वो रणनीति आप देखेंगे तो दिखाई पड़ती हुई नजर आती है। और जब ये हमारा लोकल वाला कॉन्सेप्ट, जिसको स्वदेशीकरण कहते हैं, जब ये आगे बढ़ता है, तो समझ लीजिए विकास और तेजी से बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल मनोज जी, जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर उसको और बेहतर बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जी बिल्कुल। बलभद्र माझी, राजकोषीय घाटे का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, और उसमें कमी, हालांकि मामूली कमी है, सरकार को सफलता मिली है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को?
देखिए ये संभव हो रहा है, आने वाला दिन में भी और घटने वाला है। इसलिए घटने वाला है कि जैसे सरकार काम कर रहे हैं, आप देखेंगे जो फॉरेन रिजर्व भी 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है, ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ का भी, यहाँ हमारा जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि जीएसटी का रेट करने के बाद भी, या जीएसटी कम करने का मकसद ही यही था कि लोगों को परचेजिंग पावर मिल जाए, परचेजिंग पावर मिले, ताकि जितना खरीद बिक्री होगा, जितना खरीदेंगे उतना डिमांड बढ़ेगा, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ लोगों को नौकरी मिलेगी, जब नौकरी करेंगे हाई सैलरी मिलेंगे तो उनका भी वो टैक्स के दायरे में आएंगे। यही कारण हुआ है कि 12 लाख टैक्स लिमिट के करने के बाद भी डायरेक्ट टैक्स देने वाले की संख्या बढ़ गया है। उसके बाद भी अब कॉरपोरेट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स, बीते दिन कॉरपोरेट टैक्स ज़्यादा हुआ करता था, अब डायरेक्ट टैक्स से कॉरपोरेट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है, अच्छी तरह बढ़ा है। तो और बाकी जीएसटी में भी कलेक्शन, जीएसटी रेट घटाने के बावजूद जीएसटी का कलेक्शन बीते साल से इसी पीरियड में ज़्यादा हुआ है। तो ये सब कारण है कि वित्तीय घाटा का सीमा कम हुआ है, इसका अमाउंट कम हुआ है। जी, जाहिर तौर पे राजकोषीय घाटा कम होता है तो देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, आम नागरिक को फायदा होता है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में शिशिर जी, शासक राज्य से नागरिक राज सर्वेक्षण में राज्य की क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, साथ ही उद्यमी राज्य की अवधारणा पेश की गई है। इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है इसका? देखिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक जो अफसरशाही थी, उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने किस तरीके से बदलाव किया और आज हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो एक उद्यमिता की जो मानसिकता है, वो एक व्यक्ति के स्तर के बजाय एक राज्य के स्तर पे आ जाए। राज्य का मतलब यहाँ पे एक व्यवस्था से, एक प्रशासन से है। अगर प्रशासन में उस तरीके की मानसिकता आ जाती है कि जब आप उद्यमिता की तरह सोचने लगते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि हम जोखिम लेने की स्थिति में हो, जब हम ये सोचते हैं कि जोखिम लेने के परिणाम भले ही शायद हो सकता है कि कुछ सही नहीं हो, लेकिन फिर भी उम्मीद जगती है, वो स्थिति में उस राज्य के लिए आगे बढ़ना, यानी कि उस व्यवस्था के लिए आगे बढ़ना संभव हो पाता है। यहाँ पर ये मुद्दा इसी बात को उठाया गया है कि उस मानस को कैसे बदला जाए। क्योंकि जब आज हम बात करते हैं कि हमें विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जब हम बात करते हैं कि हमें औद्योगिक जो प्रगति है उसको और तेज रफ्तार देना है, जब हम ये बात करते हैं कि विकास की रफ्तार को तेज करना हो, ये तभी संभव होगा जब सरकारी मानसिकता और सरकारी अधिकारियों की मानसिकता में भी बदलाव हो। इकोनॉमिक सर्वे ने इसी बात पर खास जोर दिया। जी, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील समझौता हुआ है, जो देश की अर्थव्यवस्था को और वैश्विक स्थिति को एक नई दिशा प्रदान करेगा। बलभद्र मांझी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शिशिर जी, मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।